अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 10 देखना है, चैप्टर नंबर 4 का, और टॉपिक है हमारे पास दो छोटे छोटे, साइटोस्केलेटन और सेंट्रियोल। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइटोस्केलेटन को। तो आपकी ये जो वर्ड है साइटोस्केलेटन, अगर आप इस वर्ड को एक गौर से देखें, साइटो से मुराद है सेल, स्केलेटन से मुराद है ढांचा। तो आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह एक ढांचा मौजूद होता है, एक स्केलेटन मौजूद होता है जो आपकी बॉडी को शेप और सपोर्ट फराहम कर रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह आपके जो सेल है उसके अंदर भी स्केलेटन मौजूद होता है। लेकिन वो स्केलेटन बोन्स का नहीं होता, बल्कि वो प्रोटीन फाइबर्स का होता है। और तीन तरह के प्रोटीन फाइबर्स हैं, एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक है माइक्रो फिलामेंट्स, और उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये सब मिलकर आपके सेल के अंदर जो स्केलेटन है उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, तो कौन कौन सी प्रोटीन है इसके अंदर? ट्यूबुलिन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और कुछ और प्रोटीन्स भी इसके अंदर शामिल हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये ऐसे रॉड शेप प्रोटीन होती हैं और सिलेंडर होती हैं। तो लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड सिलेंडर प्रोटीन्स होती हैं। तो लंबाई में काफ़ी लंबी होती हैं, ज़्यादा मोटी नहीं होती, बिल्कुल पतली पतली होती हैं। अंदर से अमूमन खोखले होते हैं और अनब्रांच्ड होती है। और ये प्रोटीन से मिलकर बनता है, उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। अगर इनके डाया की बात करें, क्योंकि गोल होती हैं, तो डायमीटर की बात करें तो इनका साइज़ होता है तकरीबन 25 नैनोमीटर जो है वो इनका डायमीटर होता है। और ये जो आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेल्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। लाइक सिलिया है, आपने ये पढ़ा हुआ है पैरामीशियम के अंदर। फ्लैजेला, बेसल बॉडी, ये आपने पढ़ा हुआ है उसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और सेंट्रियोल्स जो हैं वो बहुत सारे जानदारों में, हायर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। तो इसके अलावा ये सेल के जो डिवीजन का प्रोसेस जब आता है, जिसको माइटोसिस या मियोसिस कहते हैं, तो उसमें आपको पता है कि क्रोमोसोम्स को जो सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो वो स्पिंडल फाइबर्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर ये इंटरनल जो फ्रेमवर्क है उसको बनाने में भी रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। माइक्रोफिलामेंट्स सेल के अंदर इस तरह से ये मौजूद होते हैं। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के आसपास और तमाम सेल में इनका स्ट्रक्चर जो है वो फैला हुआ होता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये और ज़्यादा सिलेंडर हैं, और ज़्यादा पतले हैं। और ये देखें, यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं। एस से जो सिलेंडर है इसका मतलब होता है पतला, और सी से जो सिलेंडर होता है इसका मतलब होता है अंदर से हॉलो। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो से मिलकर बने हुए होते हैं। एक्टिन प्रोटीन है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मुराद ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी हो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी हो, यानी कि वो फैल सके और सिकुड़ भी सकें। इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 7 नैनोमीटर होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब सेल से अटैच्ड होते हैं। और ये सेल के अंदर काम क्या करते हैं? ये सेल की जो इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, जिसमें साइक्लोसिस का मतलब होता है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव होता है, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग को भी इसका नाम देते हैं। इसके अलावा आपको पता है अमीबा जो सूडोपोडिया बनाता है, तो वो भी जो साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है वो माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इनका जो साइज़ होता है, जो इनका डाया होता है, वो तकरीबन 8 से 12 नैनोमीटर होता है। और इनका काम भी है सेल को शेप को मेंटेन करना, और सेल के जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स हैं उनकी इंटीग्रेशन करना, मतलब स्पेसिफाई करना इंटरनल कंपार्टमेंट्स को। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम के अंदर इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा सेल है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये ऑर्गेनेलीज भी अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि माइक्रोफिलामेंट्स किस तरह अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये ग्रीन कलर के अंदर आपको एक जाल सा फैला हुआ नज़र आ रहा है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल इसको समझने के लिए आसानी से, ऐसे जैसे आपने कभी लंटर अगर डलते हुए देखा हो, तो लंटर के अंदर एक सरिये का जाल होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन का जाल होता है जो इसको इंटरनल सपोर्ट और फ्रेमवर्क जो है वो मुहैया करता है। इसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है जी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होते हैं? ये एनिमल्स में छोटी सी ऑर्गेनेली है।
ये एनिमल्स में भी मौजूद होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी और लोअर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और आमतौर पर एक सेल के अंदर इनकी तादाद 2 होती है जो न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। जब सेल डिवीजन आती है तो माइटोसिस या मियोसिस जो भी है तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं। ये हर प्लांट्स के अंदर इस तरह मैंने पहले भी कहा एब्सेंट होते हैं। और क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो एक जो सेंट्रियोल है वो 9 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। तो और ई जो हर माइक्रोट्यूब्यूल है वो आगे 3 ट्यूब्यूल्स में तकसीम हुई हुई होती है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देखें, यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आएगी। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है, इस एक स्ट्रक्चर को हम एक सेंट्रियोल का नाम देते हैं। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल नज़र आ रही है ये एक है, लेकिन इसके कंपोनेंट आगे 3 है। क्रॉस सेक्शन में देखें तो एक ट्यूब्यूल के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये टोटल जो ट्यूब्यूल्स होंगी ये 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9, लेकिन हर आगे 3 में डिवाइडेड है तो टोटल ट्यूब्यूल्स होंगी 27। तो हम कहेंगे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं और आगे फर्दर वो 3 में डिवाइडेड होती है। तो जो बोथ सेंट्रियोल्स हैं वो राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, क्योंकि जब माइटोसिस या मियोसिस का प्रोसेस होता है तो जनाब उसी से स्पिंडल फाइबर्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो इसके बाद ये सिर्फ सेल डिवीजन में रोल प्ले नहीं कर रहे होते, लेकिन सिलिया बनाने के अंदर भी इनका अहम किरदार होता है। तो आज इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।